हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स अर्थात फार्म प्रबंधन, उत्पादन एवं संसाधन अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं और यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की पहली श्रृंखला की पहला प्रश्न कि कुल कृषि आय के लिए पूरक संबंध का योगदान कितने प्रतिशत है। तो इसमें जो कुल कृषि आय के लिए पूरक संबंध का जो योगदान है वो है 10%। कितना है? 10%। अगला प्रश्न है कम अवधि में डेयरी और फसल का किसका एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है उत्पाद प्रतिस्थापन की घटती दर का। तो कम अवधि में डेयरी और फसल किसका उदाहरण है? उत्पाद प्रतिस्थापन की घटती दर का। अगला प्रश्न है चावल और मक्का प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? यह IRPS का एक उदाहरण है। और दोस्तों IRPS की जिसको आप में से जिसको फुल फॉर्म मालूम है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो इसकी जो फुल फॉर्म है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि IRPS की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला प्रश्न है विविध खेती में एक उत्पाद से होने वाली आय को क्या कहते हैं? या होने वाली आय कितने प्रतिशत के बराबर होती है? तो इसमें कहा जाएगा कि 50% से कम और 50% के बराबर नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि विविध पैमाने की खेती के उदाहरण क्या हैं? तो जो विविध पैमाने की खेती के उदाहरण होते हैं वो ऐसे हैं क्रमशः जैसे उपयुक्त फसल उत्पादन, अधिक रोजगार और उपकरणों का लाभदायक उपयोग। यह सभी विविध पैमाने की खेती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि सीमांत खेती में कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें जो होती है सीमांत खेती वो होती है खेत जोत बड़े हैं। क्या है? खेत जोत बड़े हैं, यह इसकी एक विशेषता नहीं है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि मिश्रित खेती के मामले में सहायक उद्यम कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खेत की खेती प्रसिद्ध है। खेत की खेती प्रसिद्ध है तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध है। इसलिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खेत की खेती प्रसिद्ध है तो कहाँ की प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध है। इसके साथ अगला प्रश्न है वो यह है कि प्रतिशत भारतीय किसान व्यक्तिगत खेती कर रहे हैं। तो कितने प्रतिशत कर रहे हैं? 70% भारतीय किसान व्यक्तिगत खेती कर रहे हैं। इसके साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि खेती के व्यवसाय के लिए लेखांकन सिद्धांतों का एक अनुप्रयोग है। तो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है कृषि लेखांकन, अर्थात कृषि खेती के व्यवसाय के लिए लेखांकन सिद्धांतों का अनुप्रयोग है वो कृषि लेखांकन के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीफ और छिपी इसके उदाहरण हैं। तो बीफ और छिपी संयुक्त उद्यम के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संयुक्त उद्यम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि किराया भूमि के उपयोग के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत है। यह कथन किसने कहा? तो यह जो कथन है वो रिकार्डो ने कहा। किसने कहा? रिकार्डो ने यह कथन कहा। दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि किराया भूमि के उपयोग के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत है वो कथन किसने कहा? तो यह कथन रिकार्डो ने कहा। अगला प्रश्न है कि उत्पादन में एकल सुविधाजनक इकाई जिसके लिए तकनीकी गुणांक की गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको तकनीकी इकाइयाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? तकनीकी इकाइयाँ कहा जाता है। दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगला प्रश्न है वो यह है कि एक विवरण जो किसी समय पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को स्थिरता को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको नेट वर्थ स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट वर्थ स्टेटमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि APP बराबर होगा। तो यह होगा Y इक्वल आउटपुट X इक्वल इनपुट। इसका जो सही उत्तर है वो है Y अपॉन X। किसका है? Y अपॉन X का। अगला प्रश्न है कि उत्पादन की प्रक्रिया में संसाधनों और गतिविधियों के बीच अनुपस्थित एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो उपस्थित एकीकरण को गैर एकीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर। अगला प्रश्न है कि आइसो राजस्व से रेखा जो है वो क्या है? तो वह एक सीधी रेखा है। क्या है? आइसो राजस्व एक सीधी रेखा है। और दोस्तों अगला प्रश्न यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि यह कथन किसने कहा कि वे सभी घटनाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन की माप
के साथ संबंध में लाई जा सकती हैं, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं। तो यह जो कथन है वो मार्शल ने कहा। किसने कहा? यह कथन मार्शल ने कहा। अगला प्रश्न है कि कौन सा संबंध आउटपुट उपयोग का न्यूनतम लागत संयोजन उत्पादन करेगा? तो इसका जो सही उत्तर वो है Rx1 बाई Rx2 इक्वल Px1 बाई Px2। अगला प्रश्न है कि औसत निश्चित लागत किसके बराबर होती है? तो जो औसत निश्चित लागत होती है वो कुल निश्चित लागत अर्थात उत्पादन के बराबर होती है। और दोस्तों अगला प्रश्न ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि औसत उत्पाद जो होता है वो सीमांत उत्पाद के बराबर होता है जब, तो ये कब बराबर होता है? जब औसत उत्पाद अधिकतम हो। क्या हो? औसत उत्पाद अधिकतम हो। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निर्माण मशीनरी और उपकरण किसके उदाहरण हैं? तो यह दोनों निश्चित साधन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? निश्चित संसाधन के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और दोस्तों इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निर्माण मशीनरी और उपकरण किसका उदाहरण है? तो यह सभी निश्चित संसाधन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अगला प्रश्न है कि संसाधन की कमी होने पर उत्पादन में कौन सा सिद्धांत नियोजित होता है? तो इसमें समान सीमांत सिद्धांत नियोजित होता है। तो क्या है? संसाधनों की कमी होने पर उत्पादनों में समान सीमांत सिद्धांत लागू होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा परिचालनात्मक निर्णय है? तो संसाधन का स्तर यह एक परिचालनात्मक निर्णय है। और दोस्तों अगला प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि नियोजन का अर्थ क्या है? तो कृषि नियोजन का अर्थ है फार्म बजटिंग। क्या है? फार्म बजटिंग। अगला प्रश्न है कि एक विवरण जो किसी विशेष समय पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो उसको नेट वर्थ स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट वर्थ स्टेटमेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि ओवरहेड लागत का दूसरा नाम क्या है? और दोस्तों यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों उससे पहली बात, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बात करते हैं प्रश्न की कि ओवरहेड लागत का दूसरा नाम क्या है? तो इसको निश्चित लागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चित लागत कहा जाता है। और निश्चित लागत किसे कहते हैं? ओवरहेड लागत को निश्चित लागत कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि किस कृषि वस्तुओं की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो जो कृषि वस्तु की शुद्धता के लिए जो प्रयुक्त होता है चिन्ह, उसको एगमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एगमार्क। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि आइसो राजस्व रेखा एक है, तो वह एक क्या है? वह एक सरल रेखा है। क्या है? आइसो राजस्व एक सरल या सीधी रेखा है। क्या है? सरल या सीधी रेखा है। दोस्तों अगर दोनों में से दोनों विकल्प आए तो आपको दोनों में से पहले दोनों विकल्प आएंगे नहीं। अगर एक विकल्प सरल रेखा तो भी सत्य है और सीधी रेखा है वो भी सत्य है। आइसो राजस्व एक क्या है? सरल या सीधी रेखा है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि आय के रूप में हल्के ईंधन और किराए पर खर्च आमतौर पर बढ़ता है या वैसा ही रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि वैसा ही रहता है। आय के रूप में हल्के ईंधन और किराए पर खर्च आमतौर पर बढ़ता है, तो बढ़ता नहीं है, वो वैसा ही रहता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।